नमस्कार दोस्तों, मैं मुरारी राय। आज हम जानेंगे दुनिया के पहले परमाणु हमले और अभी तक के अंतिम परमाणु हमले के बारे में, जो अमेरिका ने जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी पे किया था। 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी पे परमाणु हमला किया था। पहला परमाणु हमला 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा के ऊपर अमेरिका ने पहला परमाणु बम गिराया था। फिर दूसरा परमाणु हमला करता है 9 अगस्त 1945 को नागासाकी शहर पर। इस दोनों परमाणु हमले में करीब जापान के 2 लाख आदमी मारे जाते हैं। यह बहुत ही भयंकर हमला था। दुनिया के इतिहास में यह बहुत बड़ा ट्रेजेडी माना जाता है। अब बात आती है अमेरिका ने ऐसा क्यों किया, जापान के ऊपर इतने बड़ा परमाणु हमला क्यों किया। तो समझते हैं इसके इनसाइड स्टोरी के बारे में। अमेरिका ने जापान पे परमाणु हमला क्यों किया। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला था। इस युद्ध में 2 ग्रुप्स शामिल थे। पहला एक्सिस पावर, दूसरा एलाइड पावर। एक्सिस पावर में जो बड़े बड़े कंट्रीज थे वो जर्मनी, इटली और जापान। वहीं एलाइड पावर में जो कंट्रीज थे यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, सोवियत यूनियन और कनाडा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि शुरुआती दौर में अमेरिका और जापान द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल नहीं था। ये अमेरिका और जापान द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल नहीं था शुरुआती दौर में। तो ये कब शामिल हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध में, वो हम जानते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा जापान के बारे में जानते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग कंट्री था, यानी उसका मिलिट्री पावर बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। जापान में बेसिकली राजतांत्रिक व्यवस्था था, लेकिन वहां का जो मिलिट्री पावर था वो बहुत डेवलप था। यानी यूं कह सकते हैं कि जापान उस टाइम में बहुत ही डेवलप कंट्री था। स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर होने की वजह से जापान औपनिवेशिकवाद का विस्तार कर रहा था, यानी दूसरे कंट्री पे अटैक करता था अपने मिलिट्री पावर का उपयोग करके और उस कंट्री को अपने अंदर ले रहा था। जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, यह है जापान, और जापान के इस तरफ जितने भी कंट्रीज हैं इन सब पे जापान अपने मिलिट्री पावर का प्रयोग करके इन सब कंट्री पे अटैक करता था और इनको अपने कब्जे में कर लेता था, और इस तरह से ये औपनिवेशिकवाद का विस्तार करता जा रहा था। लेकिन जापान के इस नीति से अलाइड पावर खुश नहीं था। ये चाहता था कि जापान ऐसा ना करे। इस तरह से दूसरे कंट्री पे जबरदस्ती अटैक करना और उसके रिसोर्सेस को अपने अंदर करना, ये अलाइड पावर नहीं चाह रहा था। दूसरी तरफ अमेरिका के बारे में अगर देखिए तो अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल नहीं हुआ था, लेकिन इनडायरेक्टली अमेरिका अलाइड पावर के साथ था। अमेरिका हथियार बनाता था और अलाइड पावर को बेचता था। यानी हम कह सकते हैं कि अमेरिका इनडायरेक्टली अलाइड पावर को सपोर्ट कर रहा था। तो इस तरह से जापान के इस तरह के हरकत को देखते हुए अमेरिका भी नाखुश था। अब क्या होता है, अमेरिका जापान से नाराज हो जाता है और करता क्या है, इसके ऊपर कई सारे सैंक्शंस लगा देता है। यानी अमेरिका उस टाइम में भी बहुत ही पावरफुल कंट्री था। अब सैंक्शन क्या लगा दिया था अमेरिका ने जापान के ऊपर। पहला, कच्चा तेल का सप्लाई बंद कर दिया। यानी अमेरिका जापान को ऑयल सप्लाई करता था, वो ऑयल सप्लाई बंद कर दिया। दूसरा, कई सारे मेटल्स अमेरिका से जापान जाता था, रॉ मटेरियल्स जैसे आयरन्स, कॉपर्स, इन सब पे बैन लगा दिया।
अब इससे क्या होता है, जापान नाराज हो जाता है। अब अमेरिका के इस हरकत से जापान भी नाखुश हो जाता है और अमेरिका से कुछ बदला लेना चाहता है। मैं आपको बता दूं कि जापान 1940 में एक्सिस पार्टीज के कुछ कंट्रीज के साथ एक संधि किया था। इस संधि के अनुसार अगर कोई जापान पे अटैक करता है, यानी इन सारे एक्सिस पार्टी जिससे संधि हुई थी उस पे अगर कोई अटैक करता है तो ये सारे कंट्री उस पे अटैक करेगा। तो यानी जापान को सपोर्ट था एक्सिस कंट्रीज के तरफ से, क्योंकि उनके साथ इनका संधि था। 1940 में ये संधि किया था। तो इस वजह से जापान एक शातिर भरा प्लान बनाता है। ये अमेरिका से डायरेक्ट टक्कर लेने का प्लान बनाता है और 7 दिसंबर 1941 को जापान के द्वारा अमेरिका के पर्ल हार्बर पे अचानक अटैक कर दिया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है जापान और ये है अमेरिका, बीच में है पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर, यहाँ पे है हवाई द्वीप। हवाई द्वीप के अंदर है पर्ल हार्बर और पर्ल हार्बर में अमेरिका का नौसैनिक अड्डा था। यहां से जापान कई सारे एयरफोर्स के साथ यानी इनके एयरक्राफ्ट के साथ आता है और चुपके से अमेरिका के पर्ल हार्बर पे अटैक कर देता है। यह प्लान वो बहुत पहले से बना रहा होता है, जिसमें कि ये एयरक्राफ्ट कैरियर की मदद लेता है, पहले से जापान से चलता है और पास आकर पर्ल हार्बर के पास आकर वो अचानक अटैक कर देता है। यानी 7 दिसंबर 1941 का दिन था। दिन होता है रविवार, सुबह का टाइम होता है और अचानक हमला कर दिया जाता है। यह हमला इतना खतरनाक था कि अमेरिका के 3000 सैनिक मारे जाते हैं और 18 शिप को तबाह कर दिया जाता है और 330 एयरक्राफ्ट को क्षतिग्रस्त कर दिया जाता है। इस तरह से अमेरिका के ऊपर पहली बार घर में घुसकर किसी ने दुस्साहस किया था, वो था जापान। ये अमेरिका कैसे बर्दाश्त कर सकता था? अमेरिका जैसे पावरफुल कंट्री के ऊपर इतना बड़ा हमला वो कैसे बर्दाश्त कर सकता था? अब उस समय अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वो थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट बहुत ही गुस्से हो जाते हैं। इस घटना से वो काफी गुस्से हो जाते हैं और अगले ही दिन अमेरिकी कांग्रेस में एक कॉन्फ्रेंस करते हैं, जो कि बहुत ही फेमस स्पीच होता है और वॉर डिक्लेयर कर देता है। The attack yesterday on the Hawaiian Islands has caused severe damage to American naval and military forces. I regret to tell you that very many American lives have been lost. In addition, American ships have been reported torpedoed on the high seas against us. यानी अमेरिका के राष्ट्रपति जापान से बदला लेने के लिए जापान के अगेंस्ट वार करने का डिक्लेरेशन कर देते हैं और इसी दिन द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो जाते हैं। यानी अब अमेरिका भी द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो जाता है। अमेरिका और जापान के बीच वारों का सिलसिला चलता रहता है। अब अमेरिका के राष्ट्रपति जैसे ही पर्ल हार्बर पे अटैक हुआ, इससे वो जापान के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग वार करना चाहता था, बहुत ही स्ट्रांगली बदला लेना चाहता था। इसके लिए एक नई हथियार की तलाश कर रहा था, जिसमें था न्यूक्लियर बॉम्ब यानी परमाणु बम। एक्चुअली में परमाणु बम का जो कार्यक्रम था वो 1939 में ही शुरू हो गया था, लेकिन इसको स्ट्रांगली इंप्लीमेंट किया गया 1941 में। यानी पर्ल हार्बर अटैक के बाद इसको स्ट्रांगली इंप्लीमेंट किया गया
अमेरिका के तत्कालिक राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा, और कई सारे डॉलर का इसमें फंडिंग किया गया अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा। वो चाह रहा था जल्द से जल्द हमें न्यूक्लियर हथियार चाहिए किसी भी कॉस्ट पे। इसके लिए एक बहुत फेमस प्रोजेक्ट बनाया जिसे कहा जाता है मैनहट्टन प्रोजेक्ट। और इसका जो जिम्मेदारी सौंपा गया था उस टाइम के बहुत ही फेमस साइंटिस्ट रॉबर्ट ओपेनहेमर को। हालांकि इस प्रोजेक्ट में अमेरिका को उस समय के बहुत ही फेमस साइंटिस्ट आइंस्टीन अल्बर्ट ने भी काफी मदद किया था। अब इस तरह से परमाणु बम बनाने का कार्यक्रम बहुत ही तेजी से शुरू हो जाता है। कई सारे लेबोरेटरी में इस काम को किया जाता है। कहा जाता है करीब 1.5 लाख लोगों ने इस पे काम किया था। अलग अलग लेबोरेटरी में काम किया था। इसके लिए कई सारे लेबोरेटरी में शोध चलता रहा। जैसे कि आप देख सकते हैं परमाणु बम का यह काम बिल्कुल तेजी से चल ही रहा था और अपने लक्ष्य के तरफ बढ़ ही रहा था। लेकिन क्या हो जाता है, अमेरिका में एक ट्रेजेडी हो जाता है। जी हां, यह ट्रेजेडी था अमेरिका के तत्कालिक राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का डेथ हो जाता है हार्ट अटैक से। अब अमेरिका का नया राष्ट्रपति बनता है हैरी एस ट्रूमैन। अब हैरी एस ट्रूमैन भी फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के राहों पे चलता है। वो इस कार्यक्रम को चलने देता है और बहुत ही तीव्र गति से चलाता है। अब एटम बम तैयार हो चुका था 1945 में। अब इसका टेस्टिंग किया जाना था। इसके लिए जगह चुना जाता है मैक्सिको का एक डेजर्ट एरिया को। इसका कोड नाम रखा जाता है ट्रिनिटी। जैसे कि आप साइट पे देख सकते हैं, रॉबर्ट ओपेनहेमर इस साइट का विजिट कर रहे हैं ट्रिनिटी का, जहां पे एक टावर को लगाया गया था टेस्ट करने के लिए। अब वो घड़ी आ जाता है जब परमाणु बम का टेस्ट हो रहा होता है। 16 जुलाई 1945 को समय था 5:29 और 45 सेकंड, जब मैक्सिको के इस डेजर्ट में एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है। देखते ही देखते वहां पे एक मशरूम सा स्ट्रक्चर बन जाता है। वहां पे बैठे बहुत सारे साइंटिस्ट टेस्ट से पहले ये सोच रहे होते हैं पता नहीं क्या होगा, लेकिन जैसे ही ये टेस्ट पूरा हो जाता है, मिशन कामयाब हो जाता है, वहां पे बैठे साइंटिस्ट का खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। यानी अब अमेरिका के द्वारा परमाणु बम पूरी तरह से सक्सेस हो चुका था। इस तरह से अमेरिका ने 2 परमाणु बम बनाया था। पहला लिटिल बॉय, दूसरा फैट मैन। लिटिल बॉय यूरेनियम से बना हुआ था, जबकि फैट मैन प्लूटोनियम से बना हुआ था। लिटिल बॉय 15,000 TNT का था, जबकि फैट मैन 21,000 TNT का, यानी बहुत ही घातक था। यानी अब मैनहट्टन प्रोजेक्ट पूरी तरह से कामयाब हो जाता है। अब उस समय के अमेरिका के तत्कालिक राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन चाहता है कि जापान को अटैक करने से पहले वार्न कर दिया जाए ताकि वो सरेंडर कर दे, अदरवाइज ये परमाणु अटैक उस पे किया जाएगा। इस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन जापान को ये आगाह करता है, उसको कहता है कि हमने परमाणु बम तैयार कर लिया है, अगर तुम सरेंडर नहीं करते हो तो इसका अंजाम बहुत ही भयानक होगा। And be no peace in the world until the military power of Japan is अमेरिका के राष्ट्रपति हैरी with the एस same ट्रूमैन completeness as was the power of the European dictators. To do that,
We are now engaged in a process of deploying millions of our armed forces against Japan in a mass movement of troops and supplies and weapons over 14,000 miles. A military and what has already happened to Tokyo will happen to every Japanese city whose industries feed the Japanese war machine. If the Japanese insist on continuing resistance. अब अमेरिका के राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन के आगाह करने पर यानी उसको बताने के बावजूद जापान नहीं मानते हैं। अब अमेरिका जापान के ऊपर परमाणु बम अटैक करने का तैयारी करता है। इसके लिए जापान के 2 शहर को चिन्हित किया जाता है, हिरोशिमा और नागासाकी। 2 बम तैयार किया जाता है, लिटिल बॉय और फैट्समैन। उसके साथ 2 एयरक्राफ्ट को तैयार किया जाता है, इनोला गे B-29 बॉम्बर्स। इसमें लिटिल बॉय को ले जाया जाता है। दूसरा होता है बॉक्सकार, इसमें फैट्समैन को ले जाया जाता है। उसके बाद 2 एक्सपर्ट पायलट को चुना जाता है, पॉल टिब्बट्स, चार्ल्स डब्ल्यू स्विनी। पॉल टिब्बट को जो एयरक्राफ्ट दिया जाता है वो इनोला गे B-29 बॉम्बर्स। इनोला गे पॉल टिब्बट्स जो पायलट था एयरक्राफ्ट का, उसके मदर के नाम पे इसको इनोला गे रखा गया था। चार्ल्स डब्ल्यू स्विनी को बॉक्सकार दिया गया था। अब 6 अगस्त 1945 को पॉल टिब्बट्स इनोला गे B-29 बॉम्बर्स के साथ उड़ान भरता है, जिसमें होता है लिटिल बॉय परमाणु बम। B-29 31,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। इसमें होता है लिटिल बॉय परमाणु बम। अब पॉल टिब्बट्स इस बम को, लिटिल बॉय को हिरोशिमा शहर के बीच सेंटर में गिराना शुरू करता है। टाइम था लगभग में 8:30 बज रहा था। दिन था सोमवार। लोग बाग अपने ऑफिस के लिए निकल रहे होते हैं, यानी सभी लोग अपने कामकाज में बिजी हो ही रहे होते हैं। अचानक हिरोशिमा शहर के ऊपर कुछ गिरता हुआ दिखता है। लगभग में 40 सेकंड के बाद वो चीज नीचे गिर जाता है। शायद लोगों को पता नहीं था कि ये क्या है, ये कितना विध्वंसक चीज है। फिर अचानक क्या होता है वो आप देख सकते हैं। यानी 2 मिनट के अंदर पूरा हिरोशिमा शहर को नष्ट नाबूद कर दिया जाता है। 2 मिनट के अंदर अंदर 80 से 90 हजार लोग तुरंत खत्म हो जाते हैं। जो भी चीज वहां पे दिखाई दे रहा था, वहां टेम्परेचर इतना अधिक था कि मिनटों में वो स्वाहा हो गया। देख सकते हैं जिस जगह पे ये अटैक हुआ था हिरोशिमा पे, किस तरह का दृश्य बन गया था। लोगों का डेड बॉडी इस तरह से ऐसे ही बिखरा पड़ा रहा होता है। लोग कराह रहे होते हैं, मदद मांग रहे होते हैं, लेकिन वहां पे कोई मदद पहुंचाने वाला था ही नहीं। बिल्कुल पूरी तरह से इस शहर को शमशान में तब्दील कर दिया था। अब वहां पे जो लोग कुछ घायल पड़े होते हैं वो मदद मांग रहे होते हैं। कोई तो आएगा, कुछ बचाएगा, लेकिन कोई नहीं आता है। थोड़ी ही देर बाद हिरोशिमा शहर के ऊपर काले बादल का अंबार लग जाता है। उसके बाद आसमान में बिजलियां कड़कने लगती है। अब उसके बाद वहां पे काला बारिश शुरू हो जाता है, यानी ये केमिकल वाला बारिश होता है। रेडिएशन से युक्त था ये पानी, और जो लोग घायल पड़े होते हैं उनके ऊपर ये पानी पड़ता है, और जो घायल होते हैं उनके लिए ये बहुत ही और खतरनाक साबित हो जाता है। यानी जो बच भी जाते हैं, अब इस पानी भरा केमिकल से, रेडिएशन से वो नहीं बच सकता है।
यानी इस तरह से जो लोग घायल थे, बहुत सारे लोगों का डेथ हो गया, या जो बच गए थे वो रेडिएशन के इतने बुरे शिकार हुए कि अभी तक उनका हाथ पैर में इस तरह से ऐसे पकड़ लिया रेडिएशन, जो कि वो अपंग हो गए। यानी उनका जेनेटिक इतना खराब हो गया कि उनके आने वाले कई पीढ़ी तक इस रेडिएशन का शिकार होते रहे। अब 6 अगस्त 1945 के इस हमले के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति फिर से चेतावनी देता है, अगर सरेंडर नहीं किया तो फिर से हम दूसरी बार परमाणु हमला करेंगे। जब तक सरेंडर नहीं करोगे तब तक हम परमाणु हमला करते रहेंगे। इस तरह से जापान में एक हाई लेवल की मीटिंग होती है, जिसमें होता है जापान के राजा हिरोहितो और जापान के प्राइम मिनिस्टर और जापान के मिलिट्री, इन तीनों के बीच में एक मीटिंग होती है। अब इसमें डिसाइड किया जाता है क्या किया जाए। अमेरिका को चेतावनी को मान लिया जाए, यानी सरेंडर कर दिया जाए, या हम डटे रहें, उनसे युद्ध करेंगे। बाद में फैसला लिया जाता है मिलिट्री की तरफ से, नहीं हम उनसे बदला लेंगे, यानी डटे रहेंगे, हम सरेंडर नहीं करेंगे। उनको ये लगा उनको शायद परमाणु बम के बारे में पता नहीं होगा, ये किस तरह का बम होता है और किस तरह से इसका घातक इफेक्ट होता है। इसलिए उन्होंने इस तरह का डिसीजन लिया और सरेंडर का जो चेतावनी था उसको नहीं मानता है, यानी उसको रिफ्यूज कर देता है। अब इस तरह से अमेरिका फिर से दूसरा हमला करता है 9 अगस्त 1945 को। शहर होता है नागासाकी, इसमें और बम होता है फैट मैन। अब 9 अगस्त 1945 को बॉक्सकार एयरक्राफ्ट से, जिसका पायलट होता है चार्ल्स डब्ल्यू स्विनी, और बम होता है फैटमैन। फैटमैन जो बम होता है वो लिटिल बॉय जो हिरोशिमा पे गिराया गया था उससे कई ज्यादा ताकतवर होता है। लिटिल बॉय 15,000 TNT का था, जबकि फैटमैन 21,000 TNT का था। अब चार्ल्स डब्ल्यू स्विनी फैटमैन के साथ उड़ान भर लेता है नागासाकी के लिए, और नागासाकी शहर पे इस बम को गिरा दिया जाता है और तुरंत में 70,000 लोगों का मौत हो जाता है। लेकिन इसमें एक अच्छी बात यह रही जापानियों के लिए कि इतना बड़ा पावरफुल बम होने के बावजूद जो हिरोशिमा में जो कैजुअलिटी हुआ था उससे कम हुआ। कम होने का जो कारण था, ये जो शहर था नागासाकी वो एक पहाड़ी एरिया के बीच में था, जिससे कि रेडिएशन इतना फैल नहीं पाया, जिसके वजह से ज्यादा कैजुअलिटी नहीं हुआ। अब इस अटैक के बाद जापानी थोड़ा सा हिल गया, वो इमीडिएटली मीटिंग करता है। फिर उसी तरह से जापान के राजा, प्राइम मिनिस्टर, मिलिट्री और कई सारे एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ यहाँ पे मीटिंग करते हैं। मीटिंग में फैसला लेने के लिए कहा जाता है क्या किया जाए, सरेंडर कर दिया जाए या नहीं किया जाए। लेकिन बाद में यह डिसीजन लिया जाता है वहां के किंग के द्वारा, राजा के द्वारा, नहीं अब हमारे पास कोई चांस नहीं है, यानी सरेंडर करने के अलावा हमारे पास अब कोई विकल्प नहीं है। वो समझ गया था इस बात को और वो सरेंडर करने के लिए तैयार हो जाता है, जबकि अभी भी जो मिलिट्री था वो सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं था और कई सारे एडमिनिस्ट्रेटिव लोग सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन जो हालात था, अगर सरेंडर नहीं करता तो और भी भयावह स्थिति हो सकता था। इस वजह से जापान के राजा ने इसको सरेंडर करना ही अच्छा समझा और 15 अगस्त 1945 को वो सरेंडर करने का घोषणा कर देता है।
対米国交調整の成立に इस तरह से जापान के राजा ने सरेंडर करने की घोषणा कर देता है 15 अगस्त 1945 को। अब अनकंडीशनल सरेंडर था ये, अनकंडीशनल सरेंडर, यानी जो अमेरिका कहेगा वो उसको मानना पड़ेगा। अब क्या होता है, सरेंडर के लिए हस्ताक्षर करना जरूरी होता है, दोनों कंट्री के बीच में मीटिंग होना जरूरी होता है। इसलिए 2 सितंबर 1945 को टोक्यो बे पे यूएसएस मसूरी शिप के ऊपर यहां पे आधिकारिक मीटिंग होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, अनकंडीशनल सरेंडर करता है जापान अमेरिका के आगे। यूएसएस मसूरी शिप में इसका आधिकारिक मीटिंग होती है, जो कि 27 मिनट तक यह मीटिंग चलता है। दोनों देश के अधिकारी एग्रीमेंट पे हस्ताक्षर करते हैं। It is Sunday, September 2nd, 1945. Foreign Minister of the Japanese Surrender Cabinet. Representatives of the major warring power. These dramatic first pictures were made by newsreel war correspondents and Army and Navy cameramen and were specially flown back from Tokyo. The time is 9:05. तो इस तरह से जापान द्वारा सरेंडर करने के बाद द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो जाता है और जापान को अमेरिका जिस तरह से बनाना चाहता है वैसे बनाता है। यानी अब अमेरिका जापान में मिलिट्री सिस्टम खत्म कर देता है, यानी अब जापान कोई मिलिट्री नहीं बनाएगा, वहां डेमोक्रेटिक रूल होगा। लेकिन जो राजा था उसको नाम मात्र एक पद दिया जाएगा। इस तरह से अनकंडीशनल सरेंडर में जिस तरह से अमेरिका उसको बनाना चाहता था उस तरह से उन्होंने बनाया। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।